पंजाब के तलहन एरिया में एक बहुत पुराना गुरुद्वारा है। पिछले कुछ साल इस गुरुद्वारा के बारे में एक कहानी बनी है कि जो भी इस गुरुद्वारा में एक खिलौने का एयरप्लेन रखेगा उसको तुरंत फॉरेन वीजा मिल जाएगा। और इस कहानी की वजह से ही इस गुरुद्वारा को अब बुलाया जाता है हवाई जहाज वाला गुरुद्वारा। अब ये गुरुद्वारा की कहानी फनी जरूर होगी, पर यह हमें दिखलाती है कि पंजाब का जो यूथ है वो कितना परेशान है। 2016 से करीब 2,62,000 स्टूडेंट्स पंजाब छोड़कर अब्रॉड गए हैं पढ़ाई करने के लिए, और करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग एक जॉब के लिए एक फॉरेन कंट्री गए हैं, जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद 3rd हाईएस्ट है इंडिया में। और इसके पीछे जो कारण है वो बहुत ही सिंपल है। बेसिकली यूथ के लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं पंजाब में। 2021 के एक CSDS सर्वे ने बताया कि बस 2% पंजाबीज मानते हैं कि उनकी स्टेट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। 2016 से जो पंजाब की एम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिरती ही जा रही है। एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इतनी बेकार है कि पंजाब की सरकार खुद स्टूडेंट्स को मदद कर रही है फॉरेन में एक जॉब ढूंढने के लिए, और इसी डेस्परेशन का कई जॉब और एजुकेशन एजेंसीज फ़ायदा उठा रही हैं पंजाबी यूथ को ठग के। इसकी वजह से कई लोग फॉरेन कंट्री में एक लो क्वालिटी कॉलेज में फंस जाते हैं, या फिर ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में जहाँ की कंडीशंस बद से बदतर होती जाती हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सीरियस है, क्योंकि इसकी वजह से पंजाब का फ्यूचर नष्ट हो सकता है। तो ये हुआ कैसे? पंजाब वो राज्य था जिसको इंडिया का ब्रेड बास्केट बुलाया जाता था, और आज वही राज्य का यूथ पंजाब छोड़ने के लिए तपस्या कर रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। एक मिनट, एक चीज़ बोलनी थी। वी हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड टू मेक दीज वीडियोज़। इन वीडियोज़ में बहुत रिसर्च और एडिटिंग टाइम लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। 1960s के दौरान इंडिया एक फूड क्राइसिस से गुजर रहा था, क्योंकि इंडिया ने कई अकाल और सूखे तो देखे ही, इसके अलावा 2 बड़ी वॉर्स भी लड़ी, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया का एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाने के लिए इंडियन सरकार और पर्टिकुलरली साइंटिस्ट M स्वामीनाथन ने डिसाइड किया कि वो हाइब्रिड सीड्स, एग्रीकल्चरल मशीनरी और नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। इसको कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। और क्योंकि पंजाब का जो सॉइल था वो फर्टाइल था और क्लाइमेट जो था वो भी एकदम अप्रोप्रिएट था, इसलिए पंजाब को चूज किया गया इस ग्रीन रेवोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए। और शॉर्ट टर्म में इस रेवोल्यूशन से पंजाब को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। पंजाब महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद 3rd रिचेस्ट स्टेट बन गई इंडिया में। अब 1970s में ये सब फायदे तो मिले पंजाब को, पर करीब 20-30 साल बाद पंजाब को ये रियलाइज़ हुआ कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही उनको नुकसान हो रहा है। जैसे 2000s के बाद पंजाब की ग्रोथ कम होने लग गई। इमेजिन कीजिए कि 50 साल में पहली बार पंजाब की पर कैपिटा इनकम इंडियन एवरेज से कम थी। और जैसे हमने बताया कि इसके पीछे कारण भी था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने कई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स जैसे धान और गेहूं को प्रमोट किया, और सरकार ने भी इन क्रॉप्स के बारे में किसानों को इंसेंटिव दिया इनकी प्रोक्योरमेंट करके। आज भी करीब 90% राइस जो सरकार प्रोक्योर करती है वो पंजाब से आता है। इस प्रोक्योरमेंट रिजीम को हम जानते हैं MSP भी कहा जाता है। अब सरकार के इस इंसेंटिव्स की वजह से किसानों की पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी, पर इसने 2 चीज़ भी करी। पहला कि पंजाब की जो डिवर्सिफिकेशन थी वो रोक दी, जिसका मतलब है कि बेसिकली किसान बस 2 क्रॉप्स पर ही फोकस करते रहे। और दूसरी चीज़ है कि इस प्रोक्योरमेंट की वजह से पंजाब की इंडस्ट्री पर इतना फोकस नहीं रहा। और जैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इन 2 कारणों की वजह से पंजाब के यूथ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। आज अगर आप पटियाला के थ्रू ड्राइव करेंगे तो आपको कई होर्डिंग्स मिलेंगी, स्टडी इन कनाडा। और कई बच्चे अब, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, पंजाब छोड़ना चाहते हैं। जैसे कमल भूमला, जो एसोसिएशन ऑफ कंसल्टेंट्स फॉर ओवरसीज स्टडीज़ के चेयरमैन है, वो कहते हैं कि जब वो इस फील्ड में 22 साल पहले काम करने लगे थे तब मेनली अपर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे ही इंडिया में काम नहीं करना चाहते थे, पर आज वो एक ऐसी लड़की को भेज रहे हैं जिसकी माँ किसी के घर में डोमेस्टिक हेल्प है। अब इस सिचुएशन के पीछे एक मेजर कारण था कि पंजाब में इतनी जॉब्स थी नहीं, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर इस समस्या के पीछे एक और कारण हो सकता है कि एक मिसमैच है उन स्किल्स के बीच जो स्टूडेंट्स के पास है और उन स्किल्स के बीच जो कंपनीज को चाहिए। और ये मुद्दा बस पंजाब का ही नहीं है, बल्कि इंडिया में कई नौजवान इन सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जैसे जो हमारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं वो अपना करिकुलम इतना इनोवेट ही नहीं कर पाते जितनी इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर में होती है। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और AI में इनोवेशन हो रही है, पर प्रोफेसर्स को हायर करना और करिकुलम को अपडेट करने में टाइम लगता है। पर ये स्किलिंग गैप को हम फिल कर सकते हैं कई अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जैसे अपग्रेड कई कोर्सेज आपको ऑफर करता है, जिसकी वजह से आपके स्किल्स उस लेवल पर आ जाते हैं जो टेक कंपनीज को चाहिए होती हैं।
ये इसलिए है क्योंकि अपग्रेड एक्चुअली इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ काम करता है अपना कोर्स कंटेंट डिसाइड करने के लिए। ये कोर्सेज बस करंट स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं बिना अपनी जॉब छोड़े। अपग्रेड के प्रोग्राम्स किसी दूसरे और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोसेस से बहुत अलग है क्योंकि आपको डिग्रीज मिलती हैं कई ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से, जैसे IIIT बैंगलोर और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। दूसरी बात है कि ये कोर्सेज इंडस्ट्री रेडी है जिससे आपको एक जॉब मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और फाइनली एक जॉब के लिए आपको अपग्रेड प्लेसमेंट सपोर्ट भी देता है। तो अगर आप अपने आप को जॉब मार्केट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो जरूर अपग्रेड के ऑनलाइन प्रोग्राम्स को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या दो इम्पैक्ट्स है पंजाब पर। पहला कि फार्मर्स मोस्टली अब धान और गेहूं ही उगा रहे थे, और दूसरी बात थी कि उधर की इंडस्ट्री इतना ग्रो नहीं कर रही थी। अब पहले फैक्टर की बात करते हैं। 1970s के पहले करीब 21 तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते थे पंजाब में, पर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बस फोकस आ गया धान और गेहूं पर। और इन दोनों क्रॉप्स की क्वांटिटीज इतनी ज़्यादा उगाई गई कि ये डिमांड से भी ज़्यादा हो गई। जैसे आप देख सकते हैं इधर कि जो गेहूं और चावल की डिमांड थी करीब 3 गुना कम थी जितना गेहूं और चावल उगाया गया था 2020 में। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर बस एक ही क्रॉप उगाया जाता है सॉइल पर तो उससे सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है। यही प्रॉब्लम पंजाब फेस कर रहा है। राइस, जो एक बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसने पंजाब की ग्राउंड वाटर लेवल्स कम कर दी, और फार्मर्स का पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज ने पंजाब के सॉइल की फर्टिलिटी भी कम कर दी। इसका नतीजा हम पंजाब की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट में भी देख सकते हैं। 1971 से 1986 तक पंजाब की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट डबल थी इंडिया की एवरेज से, और 2004 तक ये इंडिया की एवरेज की आधे से भी कम हो गई थी। इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही कई किसान खेती छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में जाना चाहते थे, पर पंजाब की समस्या ही यही थी कि ज़्यादा सेक्टर्स थे ही नहीं उधर काम करने के लिए। एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक इकोनॉमी की मदद करता है जॉब्स को क्रिएट करके और लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके, पर पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा अटेंशन दिया ही नहीं गया। अब इस चीज़ के लिए लोग कई डिफरेंट फैक्टर्स पर दोष डालते हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, या फिर पंजाब लैंडलॉक्ड है, या फिर पंजाब के पास मिनरल रेजर्वायर्स नहीं है। पर स्वामीनाथन अय्यर ने अपने एक रिसर्च आर्टिकल में बताया कि हम क्यों इन कारणों पर दोष नहीं डाल सकते पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। रियल रीज़न ये था कि पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रायोरिटी थी नहीं उधर के पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। अनिर्बान सन्याल और निर्विकर सिंह ने अपने एक रिसर्च पेपर में दिखाया कि पंजाब के एग्रीकल्चर सेक्टर में समस्याएं 1970 से ही उभर आ रही थी, पर पॉलिटिकल लीडर्स ने उन पर इतना ध्यान डाला ही नहीं। मिलिटेंसी और इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद इन चीज़ों पर ध्यान देना ही बंद हो गया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया था 1978 में, जो 1980s के दौरान इम्प्लीमेंट किया जाना था, पर वो कम्प्लीटली साइडलाइन हो गया था पॉलिटिक्स की वजह से। और ऐसा नहीं था कि पंजाब में कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मौजूद ही नहीं थी। इनफैक्ट लुधियाना में इंडिया की बड़ी टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स इंडस्ट्री और साइकिल मैन्युफैक्चरर्स थे, और जालंधर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जाना जाता था। पंजाब के पॉलिटिशियंस का इंडस्ट्री पर ध्यान ना देना एक कारण था, इसके अलावा कई और कारण थे। पहला कारण था चाइना से कंपटीशन। विपिन महाजन, जो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा कि एक टाइम में जालंधर की मोनोपोली थी बॉक्सिंग ग्लव्स पर आज जालंधर चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग से कम्पीट नहीं कर सकता। जहाँ उनके ग्लव्स $2 के बनते हैं, वही चाइनीज ग्लव्स $1.5 में, जिसकी वजह से अब चाइनीज ग्लव्स की 90% मार्केट शेयर है। महाजन कहते हैं कि वो एक टाइम पर एक ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो रैकेट्स मैन्युफैक्चर करते थे जालंधर में, और आज वही व्यक्ति मार्केट में मूली बेचता है। पंजाब में ऐसी कई छोटी छोटी फैक्ट्री थी जो साइकिलिंग ब्रांड जैसे हीरो साइकिल्स के लिए पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी, पर अब वही ब्रांड्स चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट करती है अपनी साइकिल्स के लिए। चाइना के अलावा पंजाब को इंडिया की दूसरी स्टेट से भी कम्पीट करना पड़ा, और जैसे पंजाब में कंपनीज के प्रॉफिट्स कम होते गए, उन पर दबाव भी आया अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए। अब कई टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को पंजाब छोड़ना पड़ा दो कारणों की वजह से। पहली बात कि पंजाब में क्योंकि पोर्ट्स नहीं थे, इसी वजह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा थी दूसरी स्टेट्स जैसे गुजरात के कंपैरिजन में। और दूसरा कारण था कि पंजाब में अब रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर ही नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि पंजाब के एग्रीकल्चर में ज़्यादा धान और गेहूं पर दे दिया गया। इसकी वजह से कॉटन प्रोडक्शन इतनी बढ़ी नहीं। अब अगर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो कॉटन को यूज़ कर रही हैं वो पंजाब से खरीद ही नहीं पा रही, बल्कि वो गुजरात, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश से खरीद रही है, तो उन्होंने सोचा हम पंजाब में बेस्ड ही क्यों है, हम दूसरी स्टेट्स में ही बेस हो जाते हैं।
और जो दूसरी स्टेट थी वो कई इंसेंटिव्स भी दे रही थी फैक्ट्रीज को अपने स्टेट में एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे सस्ती लैंड और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज। पर पंजाब इन स्टेट्स के साथ कम्पीट ही नहीं कर पाया और ऐसी सब्सिडीज नहीं दे पाया इन फैक्ट्रीज को, क्योंकि पंजाब सरकार की फाइनेंसेस की हालत ऐसी थी नहीं कि वो सब्सिडीज दे सके कंपनीज को। गेहूं और धान की फार्मिंग की वजह से जो पावर थी वो और एक्सपेंसिव हो गई थी पंजाब में। इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेसिकली पंजाब की समस्या और बढ़ती गई क्योंकि कंपनीज बंद होने लग गई, जिसकी वजह से सरकार टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर पा रही थी। क्योंकि वो टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर पा रही थी इसलिए वो कंपनीज को सब्सिडीज नहीं दे पाए, क्योंकि वो सब्सिडीज नहीं दे पाए और कंपनीज बंद होती गई और ये साइकिल चलता रहा। वीट और पैडी एग्रीकल्चर पर फोकस डाल के जो बिजली की कॉस्ट थी वो भी ज़्यादा बढ़ गई पंजाब में। इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी। और एमएसपीज और बिजली की सब्सिडीज की वजह से किसान धान पर ही फोकस डाल रहे थे, पर क्योंकि धान या फिर चावल बहुत वाटर डिमांडिंग है, इसकी वजह से पंजाब की ग्राउंड वाटर लेवल्स कम होती गई और किसानों को ज़्यादा पावरफुल मोटर्स यूज़ करनी पड़ी इस पानी को निकालने के लिए। अब इन ज़्यादा पावरफुल मोटर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई पंजाब के किसानों के बीच, पर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी पंजाब में वो इतनी नहीं बढ़ी और इसका नुकसान पंजाब के बिजनेसेस को झेलना पड़ा। तो जहां एग्रीकल्चर में किसान पैसा भी नहीं कमा रहे थे और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बंद होने लग गई पंजाब में, जो पंजाब का यूथ था बेसिकली उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था इसके अलावा कि पंजाब छोड़ने के लिए। और इसके पीछे एक मेजर कारण क्या था? प्रमोद कुमार जो 2015 में डायरेक्टर थे चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के, वो इस चीज़ का दोष डालते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स पर, इस पर जाट सिख्स का बहुत बड़ा कंट्रोल रहा है। उनका कहना है कि जाट सिख्स एग्रीकल्चरलिस्ट हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पंजाब में इंडस्ट्री डेवलपमेंट का दोष फार्मर्स पर जाना चाहिए, किसानों की गलती नहीं है, बल्कि जो सिस्टम बनाया गया है उसकी वजह से इंडस्ट्री को डी प्रायोरिटाइज किया गया था पंजाब में। और पंजाब से बाहर जाने की डेस्परेशन हम कई यंग लोगों में देख सकते हैं। विदेश जाने की चाहत में कई बार गलत एजेंटों के हाथ चढ़कर लोग अपनी जमा पूंजी को बर्बाद कर चुके हैं। ऐसा ही मामला होशियारपुर से सामने आया है। ट्रैवल एजेंट द्वारा 80 के करीब लोगों के लाखों रुपए डकार लिए गए। इस डेस्परेशन का फायदा उठाती कई एजुकेशनल और जॉब एजेंसीज जो ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करती हैं जो गरीब किसान खानदान से होते हैं और उनके माता पिता को परसुएड किया जाता है कि वो अपनी जमीन या फिर जायदाद बेचकर अपने बच्चों को बाहर भेज दें। पर कई बार बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स से छुपाई जाती है कि जैसे ये स्टूडेंट्स अपने आप के लिए ज़्यादा काम नहीं कर सकते कनाडा में, 20 घंटे से ज़्यादा काम करना एज ए स्टूडेंट इलीगल है उधर। पर क्योंकि ऐसे देशों में सर्वाइव करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, स्टूडेंट्स को किसी न किसी तरह काम करना ही पड़ता है और वो भी बहुत ही खराब कंडीशंस में। लवप्रीत सिंह ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो कनाडा आए थे 2018 में, जब उनकी फैमिली ने पंजाब में करीब 40 लाख रुपए का कर्ज लिया था। पर लवप्रीत पर इतना ज्यादा दबाव था और वो इतनी खराब जिंदगी जी रहे थे कि उन्होंने एक दिन एक ट्रेन के आगे जंप मार ली। तो पंजाब इस सिचुएशन से बाहर निकल कैसे सकता है? कई इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में सोचा है। पंजाब ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकता है जो दूसरी स्टेट्स भी कर चुकी हैं, जो पहले बहुत एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट होती थी, जैसे हरियाणा और तमिलनाडु। जैसे 2005 में हरियाणा ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी निकाली अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे डालने के लिए। हरियाणा ने कई मार्केट क्लस्टर्स बनाए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे पानीपत में एक टेक्सटाइल हब और गुड़गांव में एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स का क्लस्टर। ऐसे ही क्लस्टर तमिलनाडु में भी बनाए गए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। पर यह भी नहीं है कि सिचुएशन बस तभी बदली जा सकती है अगर हम एग्रीकल्चर पर कुछ भी जोर नहीं डालेंगे, बल्कि हम किसानों की स्थिति को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे पंजाब की सरकार गेहूं और चावल के अलावा एग्रीकल्चर को डिवर्सिफाई कर सकती है, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और दूसरी सब्जियों को प्रमोट करके। ये पंजाब के सॉइल और ग्राउंड वाटर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के अलावा फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मार्जिन ज़्यादा होता है। फिर पंजाब की सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग को भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे फ्लावर को प्रोसेस करके नेचुरल डाई या फिर ऑयल्स बनाए जा सकते हैं। और हमें पता है कि प्रोसेस प्रोडक्ट्स की कीमत ज़्यादा होती है रॉ मटेरियल से। अब अपग्रेड जैसे टेक प्लेटफॉर्म्स अपस्किलिंग में मदद कर सकते हैं, पर एम्प्लॉयमेंट का समाधान तभी होगा जब पंजाब की पॉलिटिकल लीडरशिप एम्प्लॉयमेंट को एक प्रायोरिटी बनाएगी। और थैंकफुली इस इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर फोकस डाला है। पर अंग्रेजी में कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब तक ये प्रोमिसेस जो अरविंद केजरीवाल और नवजोत सिंह सिद्धू दे रहे हैं इनको रियलिटी में तब्दील नहीं किया जाएगा, तब तक पंजाब का नौजवान फिर भी उम्मीद लगाए बैठेगा कि उनका फ्यूचर बेहतर तभी हो सकता है
अगर वो पंजाब को छोड़ के जाएंगे। तो ये एक सेंसिटिव टॉपिक था, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपग्रेड के ऑनलाइन प्रोग्राम्स को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।